तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट डिफरेंट टेक्निक से सारा चीज़ हम लोग सीख के प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट इसमें अभी तक क्या क्या समझे, व्हाट इज दी सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन निकालना हम लोग देखें। नेक्स्ट अब इसमें टॉपिक क्या है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी नेक्स्ट हेडिंग, सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट हेडिंग अपना सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल एक गिलास में फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर लिए, एक गिलास में फिक्स अमाउंट ऑफ, ध्यान देने की बात क्या है, आई एम सेइंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर, यानी सॉल्वेंट जो होना चाहिए वो फिक्स रहना चाहिए, तभी हम सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए। दूसरा चीज़ टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। किसी भी सॉल्यूट का, कोई भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में जब डालेंगे तो उसकी अमाउंट, जो सॉल्युबिलिटी जब डिफाइन करेंगे तो क्या क्या ध्यान देने की बात है, फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट फिक्स होना चाहिए। दूसरा टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, टेम्परेचर ये भी फिक्स होना चाहिए। और थर्ड चीज प्रेशर भी फिक्स होना चाहिए, यानी तीनों ये पैरामीटर फिक्स होगा, तीनों पैरामीटर ये फिक्स होगा, तब किसी भी सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं। तो कंडीशन फॉर डिफाइन दी सॉल्युबिलिटी क्या होना चाहिए, किसी भी सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी डिफाइन करने से पहले हमें क्या क्या ध्यान देना होगा, सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स रखना होगा, टेम्परेचर फिक्स रखना होगा और प्रेशर फिक्स रखना होगा। देन हम सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करते हैं। सॉल्युबिलिटी बेसिकली क्या बता रहा है, किसी भी सॉल्वेंट में कोई भी सॉल्यूट कितना डिजॉल्व हो रहा है, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट दैट इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, कितना अमाउंट सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, उसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। लेकिन ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिफाइन करने से पहले हमें क्या ध्यान देना होगा, एक गिलास पानी लिए हैं तो एक गिलास पानी में ही हम सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करेंगे, टेम्परेचर को फिक्स रखेंगे और प्रेशर को फिक्स रखेंगे, तभी हम वो अमाउंट को डिफाइन कर सकेंगे। कि एक जैसे मान लीजिए एक गिलास पानी है, इसमें सॉल्ट डाल रहे हैं, सॉल्ट डाले, एक चम्मच डाले, देखिए घुल गया, दूसरा चम्मच डाले, फिर देखिए घुल गया, तीसरा चम्मच डाले, फिर घुल गया, चौथा डालते हम क्या देख रहे हैं कि अब घुल नहीं रहा, नीचे जाके बॉटम में सॉल्ट बैठ रहा है, यानी सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, 3 स्पून ऑफ द सॉल्ट, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट दैट इज डिजॉल्व, जो डिजॉल्व घुल जाए उसमें, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, राइट। इसको हम क्यों फिक्स रखें ये भी देखेंगे हम लोग, वाई की अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्यों फिक्स रखें, इसलिए कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट चेंज करेंगे सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज करेंगे सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगा, प्रेशर चेंज करेंगे सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगा। चलो अब है कि कोई भी सॉल्वेंट कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा सॉल्वेंट कौन सा सॉल्यूट किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नेचर क्या होगा, कोई भी सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कब करेगा, जब कंडीशन क्या है, दोनों का दोनों पोलर नेचर का होना चाहिए। जैसे नंबर वाटर क्या है, H2O, ये H2O है, H2O को हम क्या देखते हैं, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया। पोलर को हम लोग डिफाइन किए हैं 11th में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण मॉलिक्यूल्स में पोलरिटी आती है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, इस पर -10 और इस पर प्लस, तो वाटर क्या हो गया, पोलर नेचर का हो गया। उसी तरह से जो इसमें हम डाल रहे हैं सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, वो भी क्या है, पोलर नेचर का है, Na+Cl-। तो हम क्या देखते हैं कि जिस तरह का सॉल्वेंट होगा उसी तरह का सॉल्यूट भी होना चाहिए,
यदि पोलर सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट भी पोलर होना चाहिए। इसी को मुहावरा में हम लोग बोलते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। इसी को हम लोग क्या वर्ड बोलते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक। यानी जिस तरह का आपका सॉल्वेंट हो उसी नेचर का सॉल्वेंट भी होना चाहिए। लाइक डिजॉल्व लाइक। जैसे आप फ्रेंड सर्किल में हैं, दोस्ती यारी सबसे तो होती नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके व्यू रहते हैं, विचार है, तो उसी से दोस्ती होती है। यानी आपके नेचर से जिसका मैच होता है उसी से फ्रेंडशिप होती है। सारे फ्रेंड से तो फ्रेंडशिप होती नहीं है। तो ये भी क्या कहा जाए, फ्रेंडशिप भी जो हो रहा है वो भी क्या अपने जैसे ही आदमी से दोस्ती यारी हो रही है, सारे से तो दोस्ती यारी नहीं होती है। तो उसी तरह से यहाँ भी क्या होगा कि लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी जिस तरह का सॉल्वेंट होगा उसी तरह का सॉल्यूट भी होना चाहिए, राइट। जैसे ये देख लिए वाटर में हम सॉल्वेंट सॉल्यूट जो डाले वो भी नेचर कैसा होना चाहिए, पोलर नेचर का होना चाहिए। अब उसी तरह से यदि वाटर में हम केरोसिन डाल दें, क्या वो डिजॉल्व करेगा? नहीं करेगा। क्यों? वाटर तो पोलर नेचर का हो गया, केरोसिन आपका पोलर नेचर का नहीं है। चाहे जो भी ऑयल आप यूज करते हो वो भी पोलर नेचर का नहीं है, इसलिए वो डिजॉल्व नहीं होता है। तो डिजॉल्व होने के लिए अब मान लीजिए आपको ऑयल को डिजॉल्व करना है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही को लेना पड़ेगा। इथेनॉल ले लीजिए, इथेनॉल में वाटर डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इथेनॉल भी नॉन पोलर हो गया और ऑयल भी नॉन पोलर हो गया, तो वहाँ पर डिजॉल्व कर जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी डिफाइन करने से पहले तो डिजॉल्व कौन सॉल्यूट किस में डिजॉल्व करेगा सॉल्वेंट में, तो दोनों या तो दोनों पोलर होना चाहिए तभी डिजॉल्व करेंगे, या दोनों नॉन पोलर होना चाहिए तभी डिजॉल्व होगा। पोलर नॉन पोलर कभी डिजॉल्व नहीं करेंगे। इसीलिए ये मुहावरा जो दिया जाता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी सॉल्वेंट का जैसा नेचर होगा उसी तरह का सॉल्यूट का भी नेचर होना चाहिए, तभी वो डिजॉल्व करेगा, अदरवाइज डिजॉल्व नहीं करेगा। क्लियर बेटे? अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करें। सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करें आगे। तो सॉल्युबिलिटी डिफाइन करने से पहले मैंने क्या बताया भाई, क्या क्या ध्यान देना चाहिए। कभी भी किसका सॉल्युबिलिटी डिफाइन करना है, सॉल्यूट का। ये ध्यान देने की बात है, हमेशा हम लोग सॉल्यूट का ही डिस्कशन कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन में भी सॉल्यूट का ही बात की। सॉल्युबिलिटी किसका, सॉल्वेंट का थोड़े देखना है, सॉल्यूट का देखना है ना। जो डाल रहे हैं, जो कम अमाउंट में है उसको देखना है ना, वो घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है। तो हमेशा जो भी डिस्कशन हो रहा है ये ध्यान देने की बात क्या है, सॉल्यूट की ही बातें होती है। सॉल्युबिलिटी भी किसकी बात करते हैं, सॉल्यूट की ही बात करेंगे। हाँ, अब कंडीशन क्या है, अब नमक कितना घुलेगा तो उसके लिए अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को फिक्स करना पड़ेगा। 1 गिलास, ये नहीं कि अब 2 गिलास कर दें अब तो सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगा। जैसे शरबत बना रहे हैं, चाहे आप ठीक है, तो 1 गिलास में माने 1 चम्मच डाले आपने, तो डिफाइंड जैसे कि 2 चम्मच डाले तभी डिजॉल्व हो गया, 3 चम्मच डाले तभी डिजॉल्व होगा। जैसे 4 स्पून डालते हैं डिजॉल्व नहीं होता, बॉटम में जाके बैठ जा रहा है। तो सॉल्युबिलिटी कितना हो गया, 3 स्पून। अब यदि वाटर का हम अमाउंट बढ़ा दें, सॉल्वेंट 1 गिलास के बदले 2 गिलास कर दें, तो 3 जो स्पून सॉल्युबिलिटी डिफाइंड हुआ था वो तो अब इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट का अमाउंट चेंज कर दिए, डबल कर दिया। अब वो 3 चम्मच फिर क्या दिखाएगा, फिर चौथा डालें फिर डिजॉल्व हो जाएगा, 5वां डालें फिर डिजॉल्व हो जाएगा। इसीलिए सॉल्युबिलिटी डिफाइन करने से पहले अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट को फिक्स करना पड़ेगा। दूसरा जो फैक्टर टेम्परेचर जो है, जैसे आप मान लीजिए वाटर में शुगर घोल रहे हो, ठीक है, जैसे चाशनी जलेबी का बनाते हैं हम लोग, तो जब तक वो नॉर्मल पानी गर्म नहीं रहता है, 2 चम्मच 3 चम्मच जो भी अमाउंट है, जो भी घुलने की है, अब ज़्यादा हमको उसमें चीनी डिजॉल्व कराना है, क्या करते हैं, हीट दे देते हैं, गैस बर्नर पर रख देते हैं। तो गैस बर्नर पर रखने का मतलब क्या हो गया, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, हीट देकर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण क्या होगा, और शुगर डिजॉल्व होने लगेगा, इसीलिए फिक्स टेम्परेचर भी रखा गया। प्रेशर को भी फिक्स रखा गया है।
नहीं प्रेशर फिक्स रखेंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि गैस के केस में, सॉलिड के केस में नहीं, जब भी आपका सॉल्यूट जो सॉलिड रहेगा वहाँ पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन जब सॉल्यूट आपका गैस होगा वहाँ पर इफेक्ट डालेगा। इसीलिए ये तीनों पैरामीटर को फिक्स रखा जाता है। सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्यूट का डिफाइन करने से पहले फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए, फिक्स टेम्परेचर को फिक्स रखना पड़ेगा और प्रेशर को फिक्स रखना पड़ेगा। क्लियर बेटे? तो डेफिनेशन क्या हो गया सॉल्युबिलिटी का? amount solubility of the substances, solubility of the substances, solubility of the substances is its maximum, is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent। किसी भी सब्सटेंसेस का सॉल्युबिलिटी डिफाइन क्या है? इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी, कितना मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व कर सकता है इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स होना चाहिए, राइट? तभी आप उसका सॉल्यूट का हम सॉल्युबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं। वो सारे इसीलिए बताया, इसीलिए वो पहले ही मैं बता दिया। अंडर कंडीशन ऑफ फिक्स अमाउंट, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, वो सारे रहेंगे। सॉल्युबिलिटी डिफाइंड होने से पहले ये तीन चीजें ध्यान देना है। फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, प्रेशर फिक्स होना चाहिए, तभी किसी भी सॉल्यूट का हम सॉल्युबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी बेसिकली है कितना अमाउंट घुल सकता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व एट ए फिक्स अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, फिक्स टेम्परेचर, फिक्स प्रेशर, क्योंकि ये तीनों पैरामीटर पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है। अभी हम लोग देखे कि सॉल्वेंट का अमाउंट चेंज करने से सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज करने से सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगा, प्रेशर चेंज करने से सॉल्युबिलिटी चेंज हो गया। इट मीन्स क्या होगा फाइनली, यानी सॉल्युबिलिटी किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, पहला फैक्टर, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा प्रेशर। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, ये लिख लिए बेटे। सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। solubility depends on the following factor. First one, nature of the solvent। नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्यों यूज किया गया? पोलर होगा तो पोलर ही सॉल्यूट यूज होगा, नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर ही सॉल्यूट होगा। तो नेचर ऑफ दी सॉल्वेंट, पोलर का मतलब जैसे जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव, जैसे वाटर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह से। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, हाँ, तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पर प्लस चार्ज। ये किस तरह का मॉलिक्यूल कंपाउंड हो गया? पोलर नेचर का हो गया। H2 नॉन पोलर हो गया, O2 नॉन पोलर हो गया, जिसमें चार्ज नहीं रहेगा, यानी जो कंपाउंड यहाँ हाइड्रोजन के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, इसीलिए नॉन पोलर होगा। O2 नॉन पोलर होगा, राइट। इसीलिए आप देखोगे कि ऑक्सीजन जो होता है स्मॉल अमाउंट में वाटर में डिसॉल्व होता है, क्योंकि O2 क्या हो गया? नॉन पोलर नेचर, वाटर
पोलर नेचर, क्योंकि मुहावरा क्या है, फ्रेज लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसा सॉल्वेंट वैसा सॉल्यूट, जैसा सॉल्वेंट वैसा सॉल्यूट। जिस तरह की दो मेरा विचार होगा उसी तरह के मेरे फ्रेंड सर्किल होंगे। यदि मैं डांस पार्टी वाला हूँगा तो डांस पार्टी वाले फ्रेंड्स होंगे, पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं, मेरे में नेचर है तो मेरे दोस्त यार भी पढ़ने वाले होंगे, राइट। तो ये स्वाभाविक है। बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स में जिसको इंटरेस्ट है तो मेरे दोस्ती यार स्पोर्ट्स वाले बच्चे स्टूडेंट से रहेगी। तो जैसा मेरा अपना नेचर रहेगा उसी तरह से फ्रेंड सर्किल भी बनता है। सेम यहाँ भी सोल्युबिलिटी के लिए भी है, जैसा सॉल्वेंट वैसा सॉल्यूट रहेगा। इसीलिए दिया हुआ है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, दोनों का नेचर क्या है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा फैक्टर अभी देखे टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे मान लीजिए कि कोई भी पॉट में वाटर ले लिए, इसमें शुगर डाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या देखते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी अमाउंट ऑफ दी शुगर ज़्यादा डिजॉल्व करने लगेगा। तो टेम्परेचर इज ऑल्सो डिपेंड, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। थर्ड प्रेशर, प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा। जैसे ऑक्सीजन जो है गैस सॉल्यूट यदि वाटर में डिजॉल्व होता है तो देखेंगे हम लोग लॉ हैं कैसे प्रेशर पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है, राइट बेटे। तो अभी तक हमने क्या समझा कि व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी, व्हाट आर द कंडीशन, कोई भी सॉल्यूट को डिजॉल्व होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, सॉल्युबिलिटी किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है, ठीक। अब नेक्स्ट अब जो अपना हेडिंग चालू होगा सॉल्युबिलिटी ही पूरा चलेगा डिस्कशन। अब सॉल्युबिलिटी में भी कैटेगरी आ जाएंगे। मान लो जब सॉल्वेंट मेरा लिक्विड होगा तो सॉल्यूशन किस तरह का कहलाता है, लिक्विड सॉल्यूशन। मैं स्टार्टिंग में ही बताया था कि नेचर ऑफ द सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट का कैसा नेचर हो। यदि सॉल्वेंट मेरा लिक्विड होगा तो लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा, यदि मेरा सॉल्वेंट सॉलिड होगा तो सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा, गैस होगा तो गैस सॉल्यूशन कहलाएगा। तो अब जो डिस्कशन करेंगे यहाँ पर मेरा सॉल्यूशन किस तरह का रहेगा, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। तो सॉल्यूशन अपना नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगा, उसके बाद सर ऑक्सीजन वाटर में लो प्रेशर पे ज़्यादा डिसॉल्व रहता है कि हायर प्रेशर, वो देखेंगे वन बाई वन, स्टेप आने को सारा कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा। पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने का, सारा कुछ अपने आप तुम बताने लोगे सीखने के बाद। अब किस तरह का सॉल्यूशन की बातें करें, सॉल्युबिलिटी लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। किस तरह का सॉल्यूशन रहेगा, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में यानी सॉल्वेंट का नेचर, सॉल्वेंट किस तरह का हो गया, लिक्विड। सॉल्वेंट का नेचर कैसा हो गया, लिक्विड। सॉल्वेंट का नेचर कैसा हो गया, लिक्विड। लिक्विड सॉल्यूशन कहने का मतलब यहाँ आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए भाई, सॉल्वेंट होगा मेरा लिक्विड। अब लिक्विड में जिस तरह से सॉल्यूशन को हम लोग डिफाइन किए थे, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्यूट यदि सॉलिड होगा तो सॉलिड इन लिक्विड, यदि आपका सॉल्यूट लिक्विड होगा तो लिक्विड इन लिक्विड, यदि सॉल्यूट आपका गैस हो तो गैस इन लिक्विड। तो यहाँ भी उसी तरह से सॉल्युबिलिटी भी हम डिफाइन, क्योंकि सॉल्वेंट तो फिक्स कर लिए लिक्विड नेचर का है, सॉल्यूट के कारण क्या होगा, 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा सॉल्युबिलिटी। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। इसके बारे में पहले देखेंगे। कोई भी सॉल्वेंट में यदि सॉलिड सॉल्यूट होगा तब तो सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करेगा, कैसे डिपेंड करेगा, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो पहला अपना केस क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सेकेंड, सॉल्युबिलिटी of
अब सॉल्यूट किस तरह का ले लेंगे, लिक्विड, लिक्विड तो लिक्विड इन लिक्विड बोलेंगे, लिक्विड इन लिक्विड। थर्ड, solubility of a gas in liquid, gas in liquid। ठीक है बेटे, तो हम क्या देखें, लिक्विड सॉल्यूशन को ठीक कैटेगरी में डिवाइड कर दिए, solubility of solid in liquid, solubility of liquid in liquid, solubility of gas in liquid। तो अब पहला वाला हम लोग पहले स्टडी करेंगे, solubility of सॉलिड इन लिक्विड। ये देखते भी हैं एग्जाम्पल में, सॉल्ट का, सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, शुगर को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, राइट। तो पहले इसके बारे में हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है, राइट। इसको मिटा दूं मैं, तो अपना अब हेडिंग क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी of solid in liquid, solubility of solid in liquid, solid in liquid। अब इस यहाँ पर हम सारे समझेंगे अच्छी तरह से, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने का। ये चैप्टर में बहुत कुछ समझना भी है, रटना कम समझना ज़्यादा है, कि ये रियल लाइफ में भी आप देखते हो, उस चीज़ को आप अब समझोगे कि ये क्या हो रहा है एक्चुअल में, कि जब सॉल्ट को हम वाटर में डाल रहे हैं 3 स्पून के बाद नीचे क्यों बैठ रहा है, क्या लॉजिक है उसका, वो सारी चीज़ें यहाँ पर स्टडी करेंगे। क्या केमिस्ट्री यहाँ पे बोल रहा है, केमिस्ट्री क्या कर रहा है कि मान लीजिए जैसे प्रैक्टिकली हम लोग देखें, एक गिलास में वाटर ले लीजिए, फिक्स अमाउंट ऑफ, नेचर कैसा हो गया मेरा, आपका पोलर नेचर का हो गया, वाटर यदि कंसीडर के लिए क्या है वो पारा में, वो सारा चीज ध्यान देना, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो नेचर ऑफ द सॉल्वेंट मेरा क्या हो गया, पोलर नेचर का, इसमें पोलर ही सॉल्यूट डिजॉल्व होगा, फिक्स अमाउंट कर दिया पहला, तभी सॉल्युबिलिटी डिफाइंड होगा, ठीक। तो एक गिलास में मैंने वाटर लिया, और तो भाई सॉल्यूट भी किस तरह का होगा, पोलर नेचर का, क्योंकि वाटर पोलर है। तो जैसे सॉल्ट ले लिए, सॉल्ट को इसमें डिसॉल्व करना चालू किए, तो जब हम 1 चम्मच इसमें सॉल्ट डालें, तो देखिए क्या ऑब्जर्व क्या किए, सॉल्ट मेरा डिसॉल्व हो गया। दूसरा चम्मच डाले, सॉल्ट देखे डिसॉल्व हो गया। तो जब तक ये डिसॉल्व प्रोसेस चल रहा है, जब तक ये क्या हो रहा है उसमें, एक्चुअल में डिसॉल्व होने का मतलब जाके जो आपका सॉल्ट का मॉलिक्यूल्स है वाटर के स्पेस के बीच में जाके बैठ जा रहा है। ये 9th-10th में हम लोग पढ़े हैं, क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस है, वो क्योंकि वो तो दिखाई नहीं देता सॉल्ट कहाँ गया, माइक्रो लेवल पर वो क्या होते हैं, सॉल्ट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स उसके बीच में जाके बैठ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जब तक डिसॉल्व प्रोसेस चल रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिसॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन। जब तक डिसॉल्व हो रहा है तब तक उसको हम लोग इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसॉल्यूशन, DIS, डिसॉल्यूशन। जब तक डिसॉल्व हो रहा है तब तक दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन, ठीक है। आफ्टर 3 स्पून के बाद मैंने ऑब्जर्व क्या किया कि नीचे में सॉल्ट बैठना चालू हो गया। इट मीन्स मेरा जो सॉल्युबिलिटी घुलने की क्षमता इस सॉल्वेंट में, वाटर में, फिक्स अमाउंट में कितना होगा, प्रैक्टिकली देखें तो 3 स्पून बोले, तो 3 स्पून तक क्या हो रहा था कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में मेरा सॉल्ट बैठ जा रहा था। अब जैसे ही अमाउंट बढ़ाए तो नीचे क्यों बैठ रहा, क्या हो रहा है कि जैसे ही हम 4था स्पून उसमें डाले तो सॉल्ट का मॉलिक्यूल क्या होगा, जो ऑलरेडी वाटर में डिसॉल्व मॉलिक्यूल्स है उससे जाके कोलाइड कर रहा है, क्योंकि वो तो डिसॉल्व होगा नहीं, वो क्या करेगा, जो वाटर में ऑलरेडी जो सॉल्ट का मॉलिक्यूल्स है उससे जाके
कोलाइड करेगा। कोलाइड करने के कारण क्या होगा कि उससे जो वाटर सॉल्ट के जो मॉलिक्यूल्स थे उससे बाहर वाटर के मॉलिक्यूल से निकलना चालू हो जाएंगे। वाटर के मॉलिक्यूल से बाहर निकलना चालू होकर वो कहाँ चले जाएंगे, बॉटम में बैठने लगेंगे। अंडरस्टूड? मैं क्या बता रहा हूँ, 3 स्पून तक क्या हुआ कि वाटर जो सॉल्ट था वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जाके बैठ गया। जैसे ही चौथा चम्मच डाल रहे हैं तो हमने क्या देखा कि वो तो डिजॉल्व कर नहीं रहा। तो डिजॉल्व नहीं करेगा तो करेगा क्या, जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल से टकराएगा। टकराने से क्या होता है, एनर्जी, तो उसके बॉन्ड ब्रेक होंगे। जो जाके बैठने का मतलब क्या हो गया, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन किया ना। जब तक डिजॉल्व हो रहा था तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और जैसे ही चौथा स्पून डाले तो क्या होगा, जाके कोलाइड कर रहा है, यानी वो बॉन्ड को ब्रेक करेगा, बॉन्ड को एनर्जी देकर ब्रेक करेगा। तो वाटर सॉल्ट मॉलिक्यूल क्या होंगे, उससे निकलकर बाहर निकलेंगे और अपना नीचे बॉटम में बैठ जाएंगे। इसको प्रैक्टिकली और दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हो। जैसे मान लो कोई मैरिज हॉल में आप जा रहे हो, शादी में आपने जा रहे हो, ठीक है, तो आप ध्यान देखोगे जब शादी पार्टी जब होती है, अपनी फैमिली की पार्टी होती है, तो बहुत लोग एक दूसरे से मिले हुए नहीं रहते हैं बहुत दिनों से। तो शुरुआत जब भीड़ कम रहता है, तो जैसे ही जाते हो तो लोग सारे एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, हालचाल पूछते हैं। उस समय क्या है, नंबर ऑफ पीपल्स कम है, तो सारे डिजॉल्व हो रहे हैं एक दूसरे से। मिलने का मतलब एक दूसरे से डिजॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ जो हम पर्सन जो शादी मैरिज हॉल में इंटर करें उसको अपने आप को सॉल्यूट समझिए, और मैरिज हॉल का कैंपस को सॉल्वेंट अंडरस्टैंड कीजिए। तो जब कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जैसे जैसे नंबर ऑफ पर्सन्स इंटर कर रहे हैं, उस समय देखिए सारे के बीच में इंटरेक्शन कितना अच्छा रहता है। सब एक दूसरे के फर्स्ट तुरंत मिलते हैं, क्या हाल चाल है, कितने दिन हो गया, जो फिर दूसरा है, अरे ये आ गया, तो एवरीवन इंटरेक्ट टू ईच अदर। और जैसे जैसे भीड़ बढ़ने लगती है तो क्या देखते हो, 2-4 मिलकर साइड में गप करने लगे, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज कर गए। फिर दूसरा एक ग्रुप उधर 4 गो अपने मैचिंग वाले पेयर से, फिर तीसरा, तो क्या हो रहा है, अलग अलग ग्रुप बनना चालू हो गए, और सब क्या हो रहे हैं, ग्रुप बन के सब अलग होते जा रहे हैं। जिस तरह से सॉल्ट नीचे जाकर बैठना चालू हो गया, उसी तरह से कैंपस में ही रहे सॉल्वेंट क्या हो गया, मेरा पूरा मैरिज हॉल हो गया। तो 2, 3, 4 जो मेंबर बन रहे हैं वो क्या हो गया, जिस तरह से सॉल्ट नीचे जाकर बैठ रहा है तो उस मैरिज हॉल में है, लेकिन हम उससे अब सेपरेट होकर हम अपना गप कर रहे हैं। राइट, सेम चीज वहां भी यही कहानी हो रहा है कि इनिशियली जब हम सॉल्यूट को डाल रहे हैं तो सॉल्यूट वाटर में डिसॉल्व होते जा रहा है। जैसे ही नंबर ऑफ सॉल्यूट एक्सेस किए तो हम क्या देखते हैं, वो पार्टिकल्स जो सॉल्ट का पार्टिकल्स कोलाइड करके वो सेपरेट होना चाहता है। जिस तरह से मैरिज हॉल में 2-4 का ग्रुप बनकर अलग होते जा रहे हैं, उसी तरह से सॉल्ट का भी मॉलिक्यूल सेपरेट होकर यहाँ बैठने लगा। ये जो बैठने लगा सॉल्यूट, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। दैट जो मॉलिक्यूल्स बैठने लगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अब समझ में आया क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जो आप 9th-10th में पढ़ते हो। क्रिस्टलाइजेशन कब हुआ, जब डिसॉल्व होना बंद हो गया और सॉल्यूट का पार्टिकल सेपरेट होकर नीचे बैठने लगे। तो ये जो बैठने लगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। जिस तरह से मैरिज हॉल में सारे ग्रुप बनकर अलग 2-4 होने लगे, तो वो ग्रुप को क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन होने लगा। तो 2 चीजें हम लोग अभी सीखे, डिसॉल्यूशन क्या कहते हैं और क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। डिसॉल्यूशन बोलते हैं जब तक सॉल्यूट डिसॉल्व करेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन।
और जैसे ही सॉल्यूट नीचे बैठना चालू होगा यानी सॉल्वेंट से सेपरेट होने लगेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अंडरस्टैंड? दोनों टर्म समझ में आया बेटे? चलो इसको क्लियर है? ओके, अब लिख लेते हैं क्या है। ये यहाँ इस चैप्टर में समझना बहुत जरूरी है। डिसॉल्यूशन क्या कहलाता है? जब तक सॉल्यूट डिसॉल्व होते रहेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या कहलाता है? जब सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट से सेपरेट होने लगता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। व्हेन a solid solute when a solid solute is added to the solvent some solute dissolve and increases the concentration। डिजॉल्व होने का मतलब concentration भी तो इंक्रीज करेगा। जैसे नमक डाला है तो नमकीन ज़्यादा हो जाएगा। तो some solute dissolve and its concentration increases in the solution। कोई भी सॉल्यूट यदि डिसॉल्व होने का मतलब क्या हो गया? उस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। तो जब तक डिसॉल्व होगा उसको हम लोग व्हेन सॉल्ट इज डिसॉल्व, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हेन salt is, चाहे solute is dissolved, when solute is dissolved in the solvent, that process is called dissolution। that process is called dissolution। ठीक है बेटे, लिख लिए, मिटाओ ऊपर से। अब क्रिस्टलाइजेशन को लिख ले। सम सॉल्यूट पार्टिकल, क्रिस्टलाइजेशन को some solute particles in the solution, some particles in the solution collide with solid solute particles and get separated out of the solution, get separated out the solution is called crystallization। जैसे ही सॉल्यूट सॉल्वेंट से सेपरेट होने लगेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। सेपरेट क्या हो रहा है? क्योंकि सॉल्यूट कोलाइड करके उससे बाहर निकल जा रहा है।
ठीक है बेटे, तो दोनों टर्म समझ में आ गया, डिसॉल्यूशन क्या हो रहा है और क्रिस्टलाइजेशन क्या हो रहा है। अब ध्यान देने के बाद क्या है कि ये जब डिसॉल्यूशन हो रहा है, यहाँ पर एक फिर टर्म आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम टर्म आता है। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब कि जिस रेट से सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है उसी रेट से सॉल्यूट बाहर भी सेपरेट भी हो रहा है। इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं, जैसे जिस रेट से, जैसे पार्टी में, शादी की पार्टी में जिस रेट से नंबर ऑफ पीपुल्स एंटर कर रहे हैं उसी रेट से ग्रुप अलग अलग सेपरेट होते जा रहे हैं। जैसे 4 बने पर्सन एंटर किए तो 4 पर्सन का एक ग्रुप अलग हो गया। 8 एंटर किए तो 2 ग्रुप, 2 3 करके 8 अलग हुए। यानी जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंटर करेंगे उतना ही पार्टिकल्स सेपरेट भी हो जाएंगे। तो ये जो दोनों इक्वल अमाउंट में जितने पार्टिकल सॉल्यूट डिजॉल्व किया उतना ही सेपरेट हुआ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक क्यों बोलते हैं, यहाँ पे सॉल्यूट का मूवमेंट हो रहा है। व्हाई यू आर सेइंग डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि सॉल्यूट गया, कोलाइड किया, मूवमेंट हुआ और सॉल्वेंट से मूव करके बॉटम में जाके बैठ गया, सेपरेट हो गया। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम मींस जितने नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट डिजॉल्व होंगे, क्योंकि अब क्या हो रहा है, ध्यान देने के बाद क्या है, क्रिस्टलाइजेशन के पहले जो सॉल्यूट डाले थे डिजॉल्व होते चल रहे थे, हमें पता नहीं चल रहा था कहाँ पार्टिकल गया। जैसे ही डिसॉल्यूशन प्रोसेस एंड हो रहा है तो क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जा रहा है। तो इक्विलिब्रियम किसके बीच में बता रहा है, डिसॉल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन के बीच में क्या रिलेशन है उस चीज को बता रहा है। ये कब हो रहा है, जैसे ही डिसॉल्यूशन खत्म हुआ और क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हुआ, एट दैट पॉइंट हम डायनामिक इक्विलिब्रियम डिफाइन कर रहे हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम कहाँ डिफाइन कर रहे हैं, जैसे ही डिसॉल्यूशन यानी सॉल्यूट का डिसॉल्यूशन खत्म हो रहा है और क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, एट दैट पॉइंट वी डिफाइन डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम जितना सॉल्यूट है इंटर करेगा उतना ही अब सेपरेट हो जाएगा, राइट। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में इसी को हम इस तरह से लिखते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिलकर जो सॉल्यूशन बनाए और सॉल्यूशन से भी उतना ही सेपरेट हो रहा है। ये देखो ध्यान से समझो, सॉल्यूट को जितना सॉल्वेंट में डाले सॉल्यूशन बना, उतना ही उसी रेट से फिर सॉल्यूट बाहर भी निकल गया सॉल्वेंट से। इसीलिए देखो दोनों साइड ये इक्विलिब्रियम का सिंबल है, यानी जितना अमाउंट फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ उतना ही रिवर्स भी होगा। यानी इट मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स यहाँ आप डिजॉल्व नहीं बोलेंगे क्योंकि डिजॉल्व तो खत्म हो गया, क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो गया। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंटर, जिस तरह से मैरिज हॉल में जब आपका क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो गया तो जिस रेट से अब लोग इंटर कर रहे हैं उसी रेट से ग्रुप अलग अलग बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंटर इन दी सॉल्यूशन इक्वल टू number of solute particles separate from the solution। जिस रेट से पार्टिकल एंटर कर रहा है उसी रेट से सॉल्यूट पार्टिकल्स सेपरेट भी हो रहा है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। और कब हो रहा है ये भी क्लियर होना चाहिए। डायनामिक व्हेन एग्जिस्ट, जैसे ही डिसॉल्यूशन प्रोसेस एंड हो रहा है और क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है वहीं से डायनामिक इक्विलिब्रियम भी स्टार्ट हो गया। तो अब सारा खेल आपको समझ में आ रहा है कि कैसे किसी भी ग्लास में, वाटर और ग्लास में सॉल्ट को हम डालते हैं, घुल रहा है, उसके बाद क्या स्टेप हो रहा है, नीचे बैठने का मतलब क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो गया। अब जितना हम
जैसे ही क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होता है, 7वां चम्मच डालेंगे तो 1 चम्मच बाहर भी नीचे बैठ जाएगा, 8वां चम्मच डालेंगे फिर वो 8वां चम्मच भी नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ गया, राइट बेटे। तो इस तरह से हम लोग क्या क्या अभी पढ़ चुके, डिसोल्यूशन क्या होता है, यानी किसकी डिस्कशन कर रहे हैं, जब कोई भी सॉल्यूट सॉलिड होगा, जब लिक्विड में डिजॉल्व करेगा, तब उसकी सारी राम कहानी हम पढ़ रहे हैं कि डिसोल्यूशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। क्रिस्टलाइजेशन सॉल्यूट के केस में आएगा, जब सॉल्यूट रहेगा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, राइट। अच्छा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन अभी तुरंत बस भाई सैचुरेटेड ही अब बढ़ाऊंगा मैं। अब नेक्स्ट क्या समझना है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड नाम पहले से भी आप लोग बहुत बार सुने हो। सैचुरेटेड कब होगा, जैसे ही आपका यानी ये क्रिस्टलाइजेशन से जस्ट बिफोर, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट विल बी डिजॉल्व। अब उसके बाद वो डिजॉल्व नहीं हो सकता है, तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होगा, जो उसी को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। अब उसमें घुल नहीं सकता है, आप डालिएगा तो अब सेपरेट ही होगा, क्रिस्टलाइजेशन ही स्टार्ट होगा। तो जब तक यानी वो कौन, यानी जो मैक्सिमम अमाउंट है, जैसे ही आपका डिसोल्यूशन एंड हो रहा है, जिस अमाउंट पर, जिसको हम सॉल्युबिलिटी भी डिफाइन किए हैं, वही सॉल्युबिलिटी डिफाइन किए हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस दैट इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, तो वही सॉल्युबिलिटी कहलाता है। तो सॉल्युबिलिटी बेसिकली क्या हो गया, अमाउंट ऑफ द सैचुरेटेड कंपाउंड, अमाउंट ऑफ द सैचुरेशन जो सॉल्यूट का, उसी को हम सैचुरेशन भी बोलते हैं, कि उसके बाद मेरा सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं, जिसमें कि अभी डिसोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है, जिसमें डिसोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है, उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जिसमें डिसोल्यूशन प्रोसेस एंड हो गया, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर, समझ में आया बेटे। तो इसके बाद क्या है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड एंड unsaturated solution. Saturated solution no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure। जिस तरह से सॉल्युबिलिटी हम डिफाइन किए थे, टेम्परेचर को, प्रेशर को फिक्स रखते, उसी तरह से सैचुरेशन अमाउंट भी सॉल्यूट का डिफाइन करेंगे, टेम्परेचर को फिक्स रखेंगे। क्योंकि हम क्या देखें, सॉल्युबिलिटी भी इसी तरह डिफाइन किए थे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व एट फिक्स अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, फिक्स टेम्परेचर, फिक्स प्रेशर। तो जैसे ही ये आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस एंड होगा, जिस अमाउंट पर ऑफ सॉल्यूट पर, वही है सैचुरेटेड कंपाउंड। अब उसमें कोई सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा, लेकिन कंडीशन, टेम्परेचर फिक्स रखना पड़ेगा, प्रेशर फिक्स रखना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट फिक्स रखना पड़ेगा। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या हो गया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, अनसैचुरेटेड solution more solute can be dissolved at
same temperature and pressure. At same temperature and pressure. ठीक है बेटे, तो इस तरह से हम लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी क्लियर समझ में आ गया। ठीक है, ध्यान देने की बात क्या है कि अब सॉल्युबिलिटी और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में कहाँ डिफरेंस आ रहा है। सॉल्युबिलिटी किसकी डिफाइन कर रहे हैं, सॉल्यूट की डिफाइन कर रहे हैं, और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड किसकी बातें कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूट की बात नहीं कर रहे हैं। यही दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आ रही है, सॉल्युबिलिटी किसकी डिफाइन कर रहे हैं, सॉल्यूट की डिफाइन कर रहे हैं। और ये क्योंकि देखिए मैंने क्या कहा कि सैचुरेटेड में भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अब उसके बाद डिजॉल्व नहीं हुआ, तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड किसके लिए डिफाइन हो रहा है, सॉल्यूशन के लिए हो रहा है। और सॉल्युबिलिटी किसके लिए डिफाइन हो रहा है, सॉल्यूट के लिए डिफाइन हो रहा है। तो यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है, इस चीज को भी अंडरस्टैंड करना होगा। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हमेशा कभी सॉल्यूट की थोड़ी बात, सॉल्यूशन की बात करें, उस सॉल्यूशन में अब नहीं बोल सकता है। और सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व, सॉल्यूट की बात करते हैं। और यहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। दैट इज द बेसिक डिफरेंस कि सैचुरेटेड और सॉल्युबिलिटी में क्या डिफरेंस है। क्लियर समझ में आया दोनों में डिफरेंस। अब देखेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। प्रैक्टिकली तो हम देखते भी हैं, सॉल्युबिलिटी बढ़ता भी है। अब इस चीज को केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, किसके लिए, जब सॉलिड जब लिक्विड में डिजॉल्व कर रहा है तो टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा। तो नेक्स्ट अपना इस यहाँ भी समझना है, पहले एनसीईआरटी में दिया हुआ है लाइन, लेकिन बच्चे रट्टा मारते हैं, चीजों को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड ही नहीं करते हैं, उतने डेप्थ लेवल तक वो जा ही नहीं पाते हैं। फाइनली उनको रट्टा मार के काम चलाना पड़ जाता है। इस चीज को यहाँ पे इसीलिए करें, सॉल्यूशन में अंडरस्टैंडिंग ज्यादा करना है और प्रैक्टिकली दिमाग से भी सोचना है, क्योंकि ये सारे रियल लाइफ में है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किस केस में, जब सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं। यहां पर एक प्रिंसिपल है, उस कॉन्सेप्ट को भी यूज किया जा रहा है, राइट। वो प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, ली चैटेलियर प्रिंसिपल। इक्विलिब्रियम में ही होगा, 11th वाला में ली चैटेलियर प्रिंसिपल। अब देखो इसको कैसे मैं एनालॉजी करता हूं। जिस तरह से आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़े हो, इनर्शिया जो है स्टेट को चेंज नहीं होने देता है। इनर्शिया क्या करता है, स्टेट को, जैसे पंखा ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में रहना चाहता है। कौन इसको रेस्ट में रखना चाहता है, इसकी इनर्शिया। यानी जिस स्टेट में न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या करता है, जो जिस स्टेट में है वो इसी स्टेट में रहना चाहता है। किसके कारण, इनर्शिया के कारण। और इनर्शिया डिपेंड करता है मास पर। वही कॉन्सेप्ट को मैं इसको एनालॉजी करने जा रहा हूं कि जिस तरह से न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या करता है कि जो सिस्टम जिस स्टेट में है वो इसी स्टेट में रहना चाहता है बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। मुझे सोना है तो मैं सोना ही रहना चाहता हूँ। यदि कोई मेरे को उठाने की भी कोशिश करेगा तो मैं उसको अपोज करूंगा, अभी सोने दो। तो क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। यदि मैं पढ़ रहा हूं तो कोई डिस्टर्ब करता है तो मैं कहता हूं प्लीज आप रूम से बाहर चलो, अपोज किया है।
क्योंकि मैं पढ़ने वाला भी मोमेंटम में हूँ, मैं अपने पढ़ना ही चाह रहा हूँ, उसको चेंज नहीं होने देना चाह रहा हूँ। इफ एनी वन डिस्टर्ब मी आई एम सेइंग प्लीज गो आउटसाइड माय डोमेन। सेम चीज यहाँ भी हो रहा है कि सॉल्यूशन में जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने का मतलब जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिसॉल्यूशन काम खत्म हो चुका है, कि जितने सॉल्यूट सॉल्वेंट हैं जो सॉल्यूशन बना रहे हैं उतना वहां से सॉल्यूट बाहर भी निकलेगा। तो जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर गया, अब उसके बाद यदि हम कुछ चेंज करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज होने के कारण, तो जो चेंजेज हम करना चाहते हैं वो क्या इक्विलिब्रियम में है। भाई मुझे जैसे मान लो मैं बैठा हुआ हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, ठीक है, एकाएक टेम्परेचर बढ़ गया, ठंड बढ़ गई या गर्मी ज़्यादा हो गया, मैं कोशिश करूँगा उसको अपोज करने के लिए, मैं अपन तपस्या में ही रहूँ। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या करता है, यदि जो इक्विलिब्रियम में है सॉल्यूशन, यदि उस इक्विलिब्रियम को कोई डिस्टर्ब करना चाहता है तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, उसके अपोज करने की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या करता है कि यदि कोई भी सॉल्यूशन जब इक्विलिब्रियम में है, उस इक्विलिब्रियम को कोई डिस्टर्ब करना चाहता है, मान लो टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, तो क्या करेगा इक्विलिब्रियम, लेफ्ट या जिधर भी शिफ्ट कर रहा है इस तरफ से शिफ्ट करेगा कि जो इंक्रीज किया टेम्परेचर उसको कंपनसेट कर जाए, कि मेरा इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, मेरा इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। यही ली चैटलियर प्रिंसिपल है। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या करता है, यदि कोई सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम उस तरफ से शिफ्ट होगा सो दैट वो उसको अपोज करे। अब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर कैसे यूज करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे सॉल्यूशन में, इसको आप देखेंगे, प्रैक्टिकली इसको अंडरस्टैंड करेंगे, रटने की कोई जरूरत नहीं। एनसीईआरटी में जो लाइन लिखाऊंगा वही लाइन आपको जो लिखा है वही लाइन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, 2 लाइन, लेकिन उसको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करना है। अब इस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने क्या किया कि सॉल्यूशन का 2 कैटेगरी में डिफाइन किया, 2 टाइप के सॉल्यूशन कंसीडर किए। एक सॉल्यूशन वो कंसीडर किया जहां पर आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। सॉल्यूशन क्या हो रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके ही तो बन रहा है, तो या तो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, ये दोनों में से तो कोई होगा ही। तो इस टेम्परेचर इफेक्ट को डिफाइन करने के लिए तो हम सॉल्यूशन को क्या किए, पहला केस कंसीडर करेंगे, यदि सॉल्यूशन एंडोथर्मिक होगा तब क्या होगा, जब एक्सोथर्मिक होगा तब क्या होगा। अंडरस्टूड? तो अब इसको अंडरस्टैंड करें। पहला ली चैटलियर प्रिंसिपल में क्लियर हो गया क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्या केस लिए, इफ the dissolution process is पहले लिख लेते हैं स्टेटमेंट, तब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। is endothermic, if the solution process is endothermic, एंडोथर्मिक आने का मतलब क्या हो गया, हीट दे रहे हैं, यानी रिएक्टेंट का हीट कम होगा, प्रोडक्ट का ज्यादा होगा, तभी ना वो हीट लेगा। रिएक्टेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो रिएक्टेंट है कहने के बाद इंडो मीन्स हीट किसको दे रहे हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट हीट ले रहा है, उसको जरूरत है बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन करने के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। दोनों के सॉल्यूट सॉल्वेंट कंबाइन करके जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, रिएक्टेंट का हीट डेलेज क्या, यहाँ पर हम लोग जो डेलेज एक बार बताया भी था आपको, इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ पे क्या लगेगा, इफ द डिसॉल्यूशन प्रोसेस इज इंडोथर्मिक, कहने का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन का डेलेज ग्रेटर देन 0। इसको बहुत बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं क्या कर रहा है, कह क्या रहा है, इसको समझना जरूरी है। जैसे ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, ये कंबाइन करके जो सॉल्यूशन प्रोडक्ट दे रहा है, डेलेज क्या होता है हमेशा मैं बताता हूँ, डेल हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल देता है, चेंज। डेल क्या है, चेंज,
फाइनल माइनस इनिशियल जो भी पैरामीटर है, यहाँ टेम्परेचर के यहाँ एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इसलिए एनर्जी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो जब डेल एच पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया, इसका एनर्जी ज़्यादा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये मान लो 100 जूल है और ये 70 जूल है, तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, 30 जूल एनर्जी हमको यहाँ देना पड़ेगा। डेल एच पॉजिटिव भी आ गया, डेल एच पॉजिटिव भी आ गया, कितना एनर्जी देना पड़ेगा, दोनों तो बराबर रखना पड़ेगा ना। तो एंडोथर्मिक में हम क्या देखते हैं, रिएक्टेंट का एनर्जी कम होता है, रिएक्टेंट का एनर्जी कम होता है, प्रोडक्ट का ज्यादा होता, तभी डेल एच पॉजिटिव होगा। अब बच्चे ये भी रटते हैं डेल एच ग्रेटर देन 0, डेल एच लेस देन 0। अरे इसको अंडरस्टैंड कर लो, रटने की कोई जरूरत ही नहीं। पॉजिटिव कब होगा भाई, जब प्रोडक्ट का एनर्जी, क्योंकि चेंज की बात कर रहा है, चेंज क्या होता है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो डेफिनेटली इसका एनर्जी ज्यादा होगा। 100 जूल ले लिए फॉर एग्जाम्पल, इससे कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 70 है तो 30 जूल देना पड़ेगा, तभी ये रिएक्शन बनेगा। तो क्लियर हो गया। इफ द सॉल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक मींस डेल एच ग्रेटर देन 0, सॉल्युबिलिटी शुड बी, पहले लिख लें स्टेटमेंट, अब इसको समझते हैं। सॉल्युबिलिटी शुड बी increases टू कॉपी, यही लाइन स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। If the dissolution process is endothermic, solubility should be increases with rise in temperature. With rise in temperature. क्या कर रहा है, यदि मेरा सॉल्यूशन डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। अब इसको प्रैक्टिकली भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है, खाली रट्टे से काम नहीं चलेगा। लाइन लिख दिया, इसको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कीजिए क्या कर रहा है, पहले लिख लो तो मैं समझा रहा हूँ। तो क्या देख रहे हैं, यदि डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है। एंडोथर्मिक का मतलब हमें हीट देना पड़ेगा। अब जैसे यह प्रैक्टिकली ले लो एग्जाम्पल, वाटर लिए, इसमें शुगर मिला दिए, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं, शुगर घुल नहीं रहा, डिसोल्यूशन प्रोसेस स्टॉप। अब डिसोल्यूशन हमको कराना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको हीट देना पड़ेगा। यदि डिसोल्यूशन प्रोसेस हमको कंटिन्यू करना है, टेम्परेचर जब तक हीट नहीं किए 2-3 चम्मच जो घुलना था घुल गया, अब नहीं घुल रहा, और हमें चाह रहे हैं कि हम घुलना चाह रहे हैं और शुगर उसमें डाल के डिसोल्यूशन कराना चाह रहे हैं, तो व्हाट हैपेंस, क्या होगा भाई, इसको हीट देना पड़ेगा। जैसे गैस पे बर्नर पे चाशनी बनाने के लिए गर्म करते हैं, ठीक है। तो व्हाट यू आर डूइंग, यहाँ पर आपने हीट दिया, हीट आप दे रहे हो, ठीक है। तो हीट देने से क्या, हीट देने का मतलब, आप ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। हीट देने के पहले जो भी टेम्परेचर होगा इसका, जो भी टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। क्यों हीट दे रहे हैं कि डिसोल्यूशन हो नहीं रहा है। हीट दिए, हीट देने से क्या होगा, टेम्परेचर राइज करेगा। हीट देने का मतलब पहले तो एंडोथर्मिक हो गया मेरा, यहीं से फंडा क्लियर जो लिख रहा है। इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, डिसोल्यूशन प्रोसेस को बढ़ाना तो हमें हीट देना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक, ठीक है। इसका क्या फायदा हो रहा है हीट देने से, हीट दिए, टेम्परेचर राइज किया, टेम्परेचर राइज करने से हम क्या देखते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि बढ़ता है। वही चीज ऑब्जर्वेशन को ही स्टेटमेंट दिया जाता है। फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, कोई नया चीज नहीं लिखता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया उसको स्टेटमेंट में दे दिया। यही चीजें ये लाइन कर रहा है कि इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, यानी डिसोल्यूशन प्रोसेस यानी घुलने की क्षमता, यदि एंडोथर्मिक यानी हीट दे रहे हैं उसको, हीट देने से क्या होगा,
अब ये यहाँ लाइन मिस कर गया, हीट देने से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर गया। तो टेम्परेचर पर कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, पहला चीज जब सॉल्यूशन डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। प्रैक्टिकली भी इसको आप देख लीजिए कैसे बढ़ रहा है स्टेटमेंट को। अब ये चीजें एनसीईआरटी में गॉन, इसी को अपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, समझ में आया बेटे। ये सारे बच्चे रट्टा मारेंगे, रटने से नहीं होगा काम। अब दूसरा केस यही, इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, तब देखते हैं प्रैक्टिकली उसको अंडरस्टैंड करते क्या होगा। ये मिटा दो, लिख लिए, इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक कहने का मतलब डेल एच लेस देन 0। मैं बताया था ना कि एक्सोथर्मिक कहने का मतलब क्या होता है कि आपका सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट से, तभी तो एनर्जी रिलीज हो रहा है। डेल एच लेस देन 0 निगेटिव कब होगा, जब ये एनर्जी ज्यादा, अब ये 100 जूल हो गया, ये मान लीजिए 70 जूल है, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन में ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन में ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है। और तो ये क्या हो गया यहाँ पर, डेल एच लेस देन 0, डेल एच लेस देन 0 हो गया, ठीक है। ये तो समझ में आ गया भाई एक्सोथर्मिक कहने का मतलब क्या हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, क्या लिख रहा है, इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, वर्ड यूज क्या कर रहा है, सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज है, जिसको अंडरस्टैंड करेंगे क्यों ये लिख रहा है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी should, solubility should be decreases, should be decreases with increase in temperature, with increase in temperature। यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि यदि आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रहा है। अब इस चीज को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कीजिए, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि मान वही सेम चीज ले रहा हूं, वाटर सॉल्ट वाला ही कहानी ले रहा हूं, खाली क्या करेंगे, अब एक्सोथर्मिक है, जैसे यहाँ पर वाटर है, इसमें सॉल्ट डिजॉल्व कर रहा है। अब प्रोसेस किस तरह का है आपका, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कहने का मतलब क्या हो गया भाई, ये इन्वायरमेंट में एग्जांपल बताया था ना, ये मान लीजिए सिस्टम है, ये आपका इन्वायरमेंट है, तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा कि एनर्जी निकल रहा है ना, सिस्टम से बाहर निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है, सिस्टम से बाहर निकल रहा है। तो एनर्जी का फ्लो कहाँ से होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, उसमें बताया था। एंडोथर्मिक में क्या हो रहा था, सिस्टम का एनर्जी कम है तो बाहर से अंदर तरफ आ रहा था, तो बाहर का टेम्परेचर ज्यादा, अंदर का टेम्परेचर कम। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, एनर्जी बाहर निकल रहा है, एनर्जी बाहर निकल रहा है, एनर्जी बाहर निकलने का मतलब सिस्टम का टेम्परेचर हाई है, सिस्टम का टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर सिस्टम का हाई है, क्लियर। तो अभी तो टेम्परेचर बढ़ाने के कारण सिस्टम का ऑलरेडी ज्यादा टेम्परेचर है, और हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर कह के दे रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। वो क्या करेगा, हमको भाई जरूरत ही नहीं है, क्यों दे रहे हो, हम तो ऑलरेडी भट्टी में बैठे हुए हैं, आग के कोले पे बैठे हुए हैं और तुम आग लगा रहे हो, समझ रहे हो बेटे। तो इस केस में क्या हो रहा है कि सिस्टम का जो है डिसोल्यूशन, उसका ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और हम क्या कर रहे हैं, उसको और हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। वो क्या करेगा, अपोज करेगा,
वो जो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ली चैटेरियल प्रिंसिपल यहाँ यूज है, जो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उस टेम्परेचर को कैसे कंपनसेट करेगा, सोलबिलिटी घटाकर। टेम्परेचर उसको तो जरूरत नहीं, मैं जबरदस्ती बढ़ा रहा हूं, वो अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा, सोलबिलिटी को घटाकर। हम जानते हैं सोलबिलिटी कम कब होता है, जब टेम्परेचर कम रहेगा। तो टेम्परेचर जैसे नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, जब वाटर में शुगर डालते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर पे कम घूमता है, सोलबिलिटी उसमें कम रहती है। तो ये ऑलरेडी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये टेम्परेचर इसका ऑलरेडी ज़्यादा है, मैं और कर रहा हूँ भाई टेम्परेचर बढ़ाना, तो क्या करेगा, कैसे अपोज करेगा। एक रास्ता सोलबिलिटी ही उसके पास है, क्योंकि हम जानते हैं सोलबिलिटी घटाने से टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड दिया हुआ है कि इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, solubility should be decreases with increase। solubility यहाँ डिक्रीज किस लिए, ली चैटेरियल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसको अपोज कर रहा है टेम्परेचर को। टेम्परेचर तो हम बढ़ा रहे हैं, तो अपोज कैसे करेगा, solubility को घटाकर। तो यहाँ पर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या देखें, जब कोई भी सॉलिड आपका किसी भी लिक्विड में हम डिजॉल्व करते हैं तो टेम्परेचर क्या इफेक्ट होता है। तो पहले हमें ये देखना होगा कि डिसोल्यूशन प्रोसेस जो हो रहा है, घुलने वाला जो प्रोसेस हो रहा है वो एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक है, पहले ये देखना होगा। एक्सोथर्मिक होगा तो हम क्या देखेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से सोलबिलिटी डिक्रीज करेगा। रट्टा नहीं, इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। रटना तो खाली एग्जाम के लिए है, लेकिन वो कंपटीशन में काम नहीं देगा ना। जो एक्सोथर्मिक होगा तो ली चैटेरियल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है भाई, टेम्परेचर बढ़ाने की कोई बढ़ाने, वो तो ऑलरेडी आपकी गोला पर है, हम टेम्परेचर और कर रहे हैं बढ़ाओ, तो कैसे भाई कंपनसेट करेगा उस टेम्परेचर को, सोलबिलिटी डिक्रीज करके। फिर यदि इंडोथर्मिक है मेरा डिसोल्यूशन प्रोसेस, तो वहाँ पर ऑलरेडी हम देखते हैं इंडोथर्मिक हीट चाशनी जो बनाते हैं उसमें क्या कर रहे हैं भाई, इंडोथर्मिक हीट दे रहा है। बाहर मेरा स्टोव का टेम्परेचर ज़्यादा है, अंदर जो सोल्यूट सॉल्वेंट का टेम्परेचर कम है, तो हीट देने से, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, सोलबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करना जरूरी है बेटे, ये यहाँ पूरी तरह से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आज यहीं पर रहने देते हैं इसको, अच्छी तरह से फिर जाकर आज को कीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि ये चीज़ें जल्दी बच्चों लोगों को समझ में नहीं आए। जब तक प्रैक्टिकली, इतना तो हम लोग प्रैक्टिकल दे दिए कि आप लोग आसानी से इस चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो आज का टॉपिक में मेरा क्या क्या शुरू से देखें, ध्यान से देखें, डिसोल्यूशन को अंडरस्टैंड किए, सॉल्बिलिटी स्टार्ट किए, सॉल्बिलिटी में लाइट डिजॉल्व, लाइट की कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किए, उसके बाद डिसोल्यूशन क्या होता है उसको अंडरस्टैंड किए, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है उसको अंडरस्टैंड किए, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है उसको अंडरस्टैंड किए। फिर उसके बाद सॉल्बिलिटी के स्पेशल केसेस, यदि सॉल्वेंट मेरा लिक्विड है तो उसमें सॉलिड इन लिक्विड के बारे में स्टडी किए, सॉल्बिलिटी क्या होता है, कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और यहाँ इस केस में थर्ड फैक्टर जो है प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों, सॉलिड कैसा है नेचर का, सॉलिड प्रेशर डालने से क्या कंप्रेस होगा, यही मेरा सॉलिड है, इसको यदि हम दबाना भी चाहेंगे तो कंप्रेस नहीं होगा। तो जब आपका सॉलिड इन लिक्विड के केस में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सॉलिड इन लिक्विड के केस में, राइट डाउन, सॉलिड इन लिक्विड के केस में प्रेशर इफेक्ट, प्रेशर डज not have any significant effect on solubility of solid in liquid. Pressure does not have any significant impact on solubility of solid in liquid
बिकॉज सॉलिड डू नॉट कंप्रेस्ड, सॉलिड डू नॉट कंप्रेस्ड, सॉलिड कंप्रेस्ड हो ही नहीं सकता प्रेशर के कारण, इसलिए इस केस में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। प्रेशर का इफेक्ट कब होगा? जब सॉल्यूट आपका या इधर लिक्विड हो या गैस हो। राइट बेटे, तो कल हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इसका भी देखेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। ठीक है बेटे, आज यहीं पर इसको एंड करते हैं क्लास को।